कक्षा में हम गणित की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। गणित की मुख्य रूप से 4 शिक्षण विधियां हैं, जिसमें पहली है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। ये जो प्रमुख रूप से 4 विधियां हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विश्लेषण विधि के बारे में। विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर क्रिया करती है, अर्थात विश्लेषण विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके क्रिया करवाई जाती है। मतलब विश्लेषण विधि का अर्थ यह हुआ, हम किसी प्रश्न है उसको समझने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, करके उसको हल करेंगे। उस विधि को विश्लेषण विधि कहते हैं। और एनसीईआरटी के अनुसार विश्लेषण विधि का अर्थ है अलग अलग करना। मतलब जो कोई कठिन प्रश्न है वो हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको, कोई जटिल प्रश्न है, जटिल अंश है, तो हम उसको टुकड़े कर विभाजित करके भागों में पढ़ेंगे। अर्थात तर्क विधि के अंतर्गत अध्यापक अनेक प्रश्नों के माध्यम से समस्या का समाधान कराता है। विश्लेषण विधि के सूत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो विश्लेषण विधि है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाती है। मतलब पहले तो हम अज्ञान होते हैं, उस प्रश्न के बारे में हमें पता नहीं होता है कि उसका हल क्या होगा, लेकिन हम उसको छोटे छोटे अंशों में बांटते हैं, फिर हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। जटिल से सरल की ओर है विश्लेषण विधि। पहले तो हमारे सामने कोई जटिल प्रश्न है, हम उनको जब छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके पढ़ेंगे तो वो जटिल से सरल की ओर होगा। निष्कर्ष से अनुमान की ओर, अंश की ओर। हम किसी भी अध्याय को या प्रश्न को हल करने में उसको अंशों में बांट कर पढ़ेंगे, वो होता है पूर्ण से अंश की ओर। विश्लेषण एक खोज विधि है और इसका जो खोजकर्ता होता है वह छात्र होता है, खोजकर्ता। विश्लेषण विधि का उपयोग हम रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित के माध्यम से किसी प्रश्न को, साध्य को हल करने के लिए करते हैं। विश्लेषण विधि का अधिक उपयोग रेखा गणित में किया जाता है, सर्वाधिक उपयोग रेखा गणित में होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं विश्लेषण विधि की। इस विधि के अंतर्गत बालकों को तर्क के द्वारा सिखाया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें छात्र स्वयं करके सीखते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके अंतर्गत जटिल समस्याओं को हल किया जाता है। कोई भी अगर कठिन समस्या, जटिल समस्या है तो उसको हम अंशों में विभाजित करके आसानी से समझ सकते हैं। यह क्रियाशीलता के नियम सिद्धांत पर आधारित है। क्रियाशीलता का मतलब होता है करके सीखना। छात्र किसी समस्या को हल करने के लिए स्वयं, उसको हल करने के लिए स्वयं करके सीखेगा, उसको हम क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। विश्लेषण विधि के अंतर्गत जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि छात्र जो होता है वो स्वयं करके सीखता है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होता है। और जो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होगा वह ज्ञान ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि ये रटने पर बल नहीं देता, यह खुद स्वयं करके सीखने पर बल देता है, इसलिए यह ज्ञान स्थायी होता है। विद्यार्थी में तर्क और विचार शक्ति का विकास होता है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अपने प्रश्न को हल करते हैं क्रियाशीलता के सिद्धांत के आधार पर, इसलिए उनकी विचार शक्ति का भी विकास होता है। विश्लेषण विधि द्वारा विद्यार्थी स्वयं समस्याओं का हल करना सीख जाता है। इससे विद्यार्थी का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक विधि है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। तो छात्र स्वयं समस्याओं का हल करेगा और स्वयं हल करने पर उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस विधि के कुछ दोष भी हैं। सबसे पहला दोष यह है कि यह एक लंबी विधि है, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको हल किया जाएगा तो इसे अधिक समय लगता है, ये थोड़ी लंबी विधि है। अशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों का अभाव रहता है इसमें, और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि यह करके सीखने पर बल देती है। छात्र स्वयं उसको हल करेगा, मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको हल करेगा, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए वो पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है। अगली विधि है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि विश्लेषण के बिल्कुल विपरीत है। संश्लेषण विधि में अलग अलग भागों को एकत्रित किया जाता है। विश्लेषण में हमने पढ़ा कि समस्या को हल करने के लिए उसको विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। विश्लेषण में इसका उल्टा है, जो अलग अलग भाग हैं उनको एकत्रित किया जाता है। सर्वप्रथम समस्या को ज्ञात करने के लिए उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित कर लिया जाता है और उसके बाद में समस्या को हल किया जाता है। मतलब कोई समस्या है, उसको ज्ञात करने के लिए सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। जो उस समस्या से संबंधित सूचना है उसको पहले एकत्रित किया जाता है, उसके बाद उस समस्या को हल किया जाता है। इसके शिक्षण सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती हैं, और सरल से जटिल की ओर होती है, और अनुमान से निष्कर्ष और अंश से पूर्ण की ओर होते हैं। सबसे पहले ये अंशों में विभाजित होती है, उसको हम एक पूर्ण समस्या के रूप में एकत्रित करते हैं और बाद में उस समस्या का हल निकालते हैं। इसके गुण या विशेषता के 2 विशेषता हैं, सूक्ष्म और ये सरल हैं, और समस्या का हल शीघ्र हो जाता है, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है और अधिक परिश्रम की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, इसलिए इसमें अधिक परिश्रम भी नहीं लगता है, समय भी नहीं लगता है, और पाठ्यक्रम भी समय पर पूर्ण हो जाता है। इसके कुछ दोष हैं, शिक्षक छात्र अंतःक्रिया का अभाव रहता है, क्योंकि इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत नहीं होता है, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है यह, इसमें केवल रटने पर बल दिया जाता है, केवल सूत्रों पर बल दिया जाता है, इसलिए छात्र और शिक्षकों की जो क्रिया है उसका थोड़ा अभाव पाया जाता है। कक्षा वातावरण थोड़ा नीरस रहता है, क्योंकि इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं रहती है। ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि यह रटने पर बल देता है। अमनोवैज्ञानिक विधि है यह। और गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ अगर हम विधि की बात करें तो विश्लेषण विधि
गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। अगर ऑप्शन में दे रखा है संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन और निगमन, तो उसका सही उत्तर होगा विश्लेषण विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगर ऑप्शन में ऐसा दे दे कि विश्लेषण, संश्लेषण और विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक, तो उसमें हमारा उत्तर विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक सही होगा। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो उसका विश्लेषण ही होगा, इसलिए विश्लेषण विधि गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अब हम इन दोनों के बीच का अंतर पढ़ लेते हैं। विश्लेषण और संश्लेषण विधि के अंतर क्या अंतर है। विश्लेषण विधि है उसमें तो हम क्या करते हैं कि किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। जैसे हमारे पास हमको प्रश्न के रूप में संख्या दे दी 16, तो हम 16 को भागेंगे, उसका अंशों में विभाजित करेंगे 2 × 2 × 2, तो ये हमने उसको अंशों में विभाजित कर लिया। इसके विपरीत है संश्लेषण विधि, जिसके अंतर्गत हमारे पास जो समस्या है, हमको ये दे दिया 2 × 2 × 2, ये दे दी हमें समस्या, और अब हमने कुल इसका ज्ञात करना है कि इसका कुल क्या होगा था। तो ये तो है समस्या, अब हमने समस्या का पूर्ण ज्ञात करना है। इसमें पूर्ण हमें पहले ही दे दिया कि इसका 16 होगा, तो इसमें 16 का हमें विभाजन करना है। बल्कि इसमें तो हम मनोवैज्ञानिक रूप से हमें सोचना पड़ेगा कि 16 का अब क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। इसलिए छात्र स्वयं इसके बारे में विचार करेगा, सोचेगा, समझेगा। लेकिन इसके बारे में तो हमें सीधी संख्याएं दे दी है 2 × 2 × 2 × 2, तो इसमें तो हमें सीधा उत्तर आ जाएगा कि ये 16 होगा। इसमें विश्लेषण विधि को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जबकि संश्लेषण विधि को तथ्यों को एकत्रित करके परिणाम को ज्ञात किया जाता है। छात्र इसमें खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है विश्लेषण विधि में, जबकि संश्लेषण विधि में तर्क के आधार पर कार्य करता है। विश्लेषण विधि एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि संश्लेषण एक तार्किक विधि है। समस्या का हल में अधिक समय लगता है विश्लेषण में, जबकि संश्लेषण में कम समय लगता है, क्योंकि इसमें हमें संख्या तो पहले ही दे दी, हमें तो कुल ज्ञात करना है। इसमें तो हमें कुल दे दिया, अब इसका विभाजन कैसे होगा वो विभाजन करना पड़ता है, उसके बाद में इसका योग निकाला जाता है, इसलिए इसमें विश्लेषण में अधिक समय लगता है। विश्लेषण अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। जैसे हमें पहले अज्ञात है कि 16 का विभाजन कैसे होगा, क्या होगा, कितने से होगा, ये अज्ञात है। बाद में हम इस समस्या को अध्यापक की सहायता से इसको हल करेंगे, तो हमें अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ेंगे। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। अगली है आगमन विधि। आगमन विधि की अगर प्रतिपादक की बात की जाए तो इसके प्रतिपादक अरस्तु हैं। आगमन विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक द्वारा विभिन्न उदाहरण के माध्यम से सरलीकरण की ओर शिक्षण करवाया जाता है। मतलब अध्यापक छात्रों को उदाहरणों के माध्यम से प्रश्नों का हल कराएगा, उदाहरण के माध्यम से शिक्षण करवाएगा। इसके शिक्षण के सूत्र हैं उदाहरण से नियम की ओर। पहले वो उदाहरण को समझेंगे, उदाहरण के बाद में वह नियम का सत्यापन करेंगे। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, विशिष्ट से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है। यह विधि इसकी कुछ विशेषता है कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है। छात्र स्वयं करके सीखते हैं इस विधि में। बालकों की अर्जित निपुणता का ज्ञान और स्वयं कार्य करने के लिए इसमें प्रेरित होते हैं, क्योंकि यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, तो छात्र स्वयं करके सीखेंगे। इसके 4 सोपान है। सर्वप्रथम उदाहरण का प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद उदाहरण का निरीक्षण किया जाएगा, बाद में उदाहरण का सरलीकरण किया जाएगा, उसके बाद नियमों का सत्यापन या निर्माण किया जाएगा। इसके कुछ दोष भी हैं, इसमें समय अधिक लगता है। जो मनोवैज्ञानिक विधि होगी उसमें समय अधिक लगेगा, क्योंकि छात्र स्वयं करके सीखते हैं, उसमें समय लगता है। और पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, क्योंकि अधिक समय लगेगा, तो पाठ्यक्रम पूरा करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, और सभी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी नहीं है। ये जो उदाहरण विधि है वो आगमन विधि है, उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है, यह केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही उपयोगी माने जाते हैं। निगमन विधि इसके प्रतिपादक प्लेटो हैं। आगमन के विपरीत हैं ये, जिसमें शिक्षक छात्रों से पहले ही सूत्र, नियम, सिद्धांत के बारे में अवगत करा देता है, जिसके आधार पर छात्र समस्या का हल करते हैं। आगमन में हमने पढ़ा कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहले नियम बता दिया जाता है, फिर उदाहरण की ओर। इसके शिक्षण सूत्र हैं नियम से उदाहरण की ओर। पहले शिक्षक हमें नियम बता देगा, नियम से हम उदाहरण की ओर समस्या का हल करेंगे, और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती हैं, सूक्ष्म से स्थूल और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर यह विधि कार्य करती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि कक्षा पद्धति है तो सबसे अधिक उपयोगी है। ये कम समय लगता है, क्योंकि शिक्षक हमें पूर्ण रूप से सूत्र बता देता है, सूत्र के आधार पर छात्र को केवल उसका हल निकालना होता है, इसलिए इसमें अधिक समय भी नहीं लगता है। गणित शिक्षा अधिक सरल हो जाती है, क्योंकि गणित में ज्यादातर सूत्रों का काम लिया जाता है। अगर हमें शिक्षक सूत्र के बारे में बता देता है, छात्र उस सूत्र के माध्यम से आसानी से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। बालकों में स्मरण शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब बालक सूत्र को अगर याद कर लेगा तो सूत्र के आधार पर वो किसी भी प्रश्न को हल कर सकता है। इससे स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, और यह एक व्यवहारिक विधि है। इसके कुछ दोष भी हैं कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह रटने की प्रवृत्ति पर बल देगी, क्योंकि सूत्र को तो रटना ही पड़ेगा, ये इसको समझ नहीं सकते सूत्र। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि ये सूत्रों के आधार पर हमें रटना पड़ता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, इसलिए इसका ज्ञान स्थायी होता है।
कक्षा कक्ष वातावरण नीरस बन जाता है, क्योंकि इसमें समझने जैसी कुछ मनोरंजक इंटरेस्टिंग बात नहीं होती है, केवल सूत्रों को रटना पड़ता है, सूत्रों के आधार पर समस्या का हल किया जाता है, इसीलिए कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वो नीरस हो जाता है। तो ये थी गणित शिक्षण की 4 विधियां।